हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हिंदी के 200 टॉप मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है, जिसमें कि 3 वीडियो पहले आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिकोड एग्जाम पे जाके उसकी प्लेलिस्ट में जाके हिंदी के सेक्शन में जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये हमारी 4th क्लास है। इसके पहले 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वन बाय वन मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी, यहाँ पे डिस्कस करूंगी और आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है। ए खग्रास, बी चंद्र ग्रहण, सी पूर्णिमा और डी अमावस्या। ठीक है, तो कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर, खग्रास होगा इसका। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए उपयुक्त शब्द है खग्रास। जहाँ तक चंद्र ग्रहण की बात है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। जहाँ तक पूर्णिमा की बात है तो जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है वो पूर्णिमा होती है और जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता वो अमावस्या हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना के लिए एक शब्द है। ए दुराग्रह, बी दुराधर्ष, सी दुरु और डी दुराशय। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा दुराग्रह। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना के लिए एक शब्द हमारा है दुराग्रह। जहाँ तक दुराधर्ष की बात है तो जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुराधर्ष कहते हैं। जहाँ तक दुरूह की बात है तो जो जल्दी समझ में ना आए उसे दुरूह कहते हैं। जहाँ तक दुराशय की बात है तो जो बुरे आशय या बुरे उद्देश्य वाला होता है उसे हम दुराशय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस प्रश्न में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता उसे चुनिए। ए तात, बी पूज्य, सी पिता और डी मोती। ठीक है, तो तात, पूज्य और पिता ये तीनों तो उसी श्रेणी में आते हैं। डी जो मोती है वो अनेकार्थी के श्रेणी में नहीं आता है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सहकारी संस्था शीघ्र ही सदस्यता खाली स्थान प्रारंभ कर रही है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ए कार्यक्रम, बी उपक्रम, सी आंदोलन और डी भर्ती। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो आंदोलन और भर्ती तो यहाँ पे उपयुक्त हो नहीं रहा है भरने के लिए। कार्यक्रम और उपक्रम हो सकता है, तो उसमें भी आपका सदस्यता कार्यक्रम ही सुटेबल होगा। उपक्रम होता है वेंचर या अंडरटेकिंग, तो राइट आंसर है ए कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मोम सातन घुल चुका, अब दीप सामन जल चुका है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए ये अलंकार का क्वेश्चन आ गया है। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये नहीं है लोअर पीसीएस के, लेकिन बाकी आपको कहीं भी ये यूज़फुल हो सकता है। तो अगर इस तरह के 1-2 क्वेश्चन रस, छंद और अलंकार से आ जाते हैं तो उसके लिए बहुत परेशान मत होया करिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? ए रूपक, बी पूर्णोपमा, सी दृष्टांत और डी उपमा। ठीक है, तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार होगा। डी इज द राइट आंसर। जहाँ पे उपमा में मतलब जिस उपमा में 4 अंग विद्यमान होते हैं उन्हें हम पूर्णोपमा कहते हैं, जिसमें कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, अगर ये चारों विद्यमान हैं तो वो आपका पूर्णोपमा होगा। इसमें देखिए मोम और दीप उपमान है। अगर तन और मन की बात करें तो वो उपमेय है। घुल चुका, जल चुका ये साधारण धर्म, और जो सा लगा है वो आपका वाचक शब्द है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? ए पिता उसे पढ़ाते हैं, बी राम नहीं पढ़ता, सी वे अध्यापक से पढ़वाते हैं और डी अध्यापक परिश्रम कराते हैं। सबसे पहले तो प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी और को कार्य के लिए प्रेरित करता है या उससे करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अगर आप ए, सी और डी में देखें तो सब में पढ़ाते हैं, पढ़वाते हैं, परिश्रम कराते हैं। ठीक है, तो दूसरे से कराने की बात है तो ये सारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। बी राम नहीं पढ़ता, सीधे सीधे राम की बात हो रही है कि राम नहीं पढ़ता, कर्ता की ही बात हो रही है, तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यौगिक धातु को चुनिए। ए पढ़, बी लिख, सी दौड़ना, डी चल। अगर आप ध्यान दें तो ए, बी और डी, पढ़, लिख और चल, ये तीनों आपके कैसे हैं?
मूल धातु हैं। अगर आप देखिए सी दौड़ना, तो दौड़ मूल धातु होगी, उसमें ना प्रत्यय लग के दौड़ना बन गया, तो यही आपका यौगिक धातु है, तो सी इज द राइट आंसर। जब भी हम मूल धातु में ना या कुछ भी लगा के शब्द नया बनाते हैं वही यौगिक धातु हो जाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, पढ़वाना, लिखवाना, ये सब कुछ आपका नया शब्द बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। संयुक्त क्रिया के भेद हैं ए 5, बी 7, सी 9 और डी 11। पहले बात तो संयुक्त क्रिया होती क्या है? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी होती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसके 11 भेद होते हैं। डी इज द राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यात्मा मतलब नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और पुनरुक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? ए अनुचर, बी परिकर, सी भृत्य और डी सेवक। अगर आप अनुचर, भृत्य और सेवक की बात करें तो ये सारे दास के पर्यायवाची हैं। जो नहीं है वो है परिकर। परिकर दास का पर्यायवाची नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ए कमलासन, बी चतुरानन, सी चतुर्मुख, डी चतुर्भुज। ठीक, अगर ए बी सी कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख की आप बात करें तो ये सारे ब्रह्मा के ही पर्यायवाची हैं। तो चतुर्भुज आपका विष्णु जी का पर्यायवाची हो जाता है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, ए राक्षस, बी दानव, सी भूसुर और डी निशाचर। तो राक्षस, दानव और निशाचर आपको पता ही होगा, तीनों आपका दैत्य का ही है। असुर भी होता है और जो भूसुर है वो ब्राह्मण का होता है पर्यायवाची। अगर और हम इसके पर्यायवाची देखें तो द्विज है, भूदेव है, विप्र है, महीदेव है, भूमिसुर है, भूमिदेव है, ये सब ब्राह्मण का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, इस कहावत का अर्थ है। ए दान की वस्तु में दोष नहीं ढूंढते, बी बचिया के मुंह में झांकना सुरक्षित नहीं है, सी भेंट की वस्तु को शालीनता से स्वीकार कर लेना चाहिए बिना उसके मूल्य के छानबीन के। बचिया डी है, बचिया के मुंह में झांक कर उसकी आयु का निर्णय नहीं किया जा सकता, तो सी इज द राइट आंसर। भेंट की वस्तु को शालीनता से स्वीकार कर लेना चाहिए बिना उसके मूल्य के छानबीन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है। ए टाट की बोरी खाली करना, बी कामकाज समेटना, सी दिवाला निकलना, डी भद्दी चीज हटाना। तो इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, दिवाला निकलना इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? ए शिशु, बी भक्ति, सी पुस्तक और डी प्राण। तो डी इज द राइट आंसर। प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? ए भारतीयों, बी भारती, सी भारतीयों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे तो भारतीयों होगा लेकिन 2 भारतीयों दिया है, ए भी और सी भी, लेकिन ए वाला राइट होगा। जो आपकी बड़ी की मात्रा वाला है वही आपका सही है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ए देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, बी देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, सी देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, डी देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। पहली बात तो जो भिनभिनाना होता है वो मक्खी या मधुमक्खी के लिए यूज किया जाता है, भौरे के लिए यूज नहीं होता है। और जो ये दिया है फूलों के ऊपर, तो फूलों के ऊपर नहीं होता, फूलों पर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बी इज द राइट आंसर। बी शुद्ध वाक्य है। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विसर्ग है संयुक्त व्यंजन, महाप्राण, अयोग व अल्पप्राण। बताइए विसर्ग क्या है? विसर्ग और अनुस्वार क्या होते हैं? अयोग व होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। साहचर्य का विलोम शब्द है। ए वैमनस्य, बी व सहयोग, सी विनियोग और डी अलगाव। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। अलगाव होता है या तो इसको पृथक्करण भी बोलते हैं। जहाँ तक वैमनस्य की बात है उसका विलोम हो जाता है सौमनस्व और असहयोग का हो जाता है सहयोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पाश्चात्य का शब्द का विलोम है परिष्कृत, पारदर्शी, पौरसत्य, पुलसत्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी पौलसत्य, पौरसत्य। ठीक है, पौरसत्य इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सरीखा शब्द में विशेषण है। गुणवाचक विशेषण।
ए है गणनावाचक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है समुदायवाचक विशेषण और डी है क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, तो आप बताइए, देखने से ही पता चल जा रहा है गुणवाचक विशेषण है। बी इज द राइट आंसर। जहाँ तक गणनावाचक की बात है तो 1 2 3 ये हो जाएंगे गणना के, समुदायवाचक दोनों तीनों इस तरह के उदाहरण हो जाएंगे और क्रमवाचक के पहला दूसरा ये उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बताइए कौन सा होगा? अधिक कम मैंने बताया क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। ये परिमाणवाचक विशेषण, अधिक खा लिया, कम खा लिया, थोड़ा खा लिया, ये सब कुछ किस में आता है? परिमाणवाचक में आता है। ये 2 तरह का होता है, एक निश्चित वाला और दूसरा अनिश्चित। अनिश्चित जैसे 10 किलो आलू, 2 लीटर दूध, और यहाँ पे अनिश्चित में थोड़ा कम ज़्यादा, तो ये वाला अनिश्चित वाला ही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे। लघुर्मी में कौन सी संधि है? ए वियोग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि, डी विसर्ग संधि। बताइए कौन सा होगा? स्वर्ग संधि होगी। स्वर्ग संधि में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। करके देख लेते हैं। ये आपका है लघु प्लस हो जाएगा ऊर्मी और ये दोनों मिलके बन जाता है लघुर्मी। किसका होता है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? फिर से आ गया। ए समुद्र प्लस उर्मी, बी समुद्र प्लस उर्मी, सी समुद्र प्लस उर्मी, डी समुद्रो प्लस उर्मी। तो सी इज द राइट आंसर, समुद्र प्लस उर्मी होगा। ये स्वर संधि के गुण संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। ठीक है, तो कौन सा इसका होगा? तो आपका सी इज द राइट आंसर, श्वेतपत्र। श्वेत है जो पत्र, ये कर्मधारय समास है। गगनचुंबी आपका गगन को चूमने वाला तत्पुरुष हो जाएगा। पाठशाला पाठ का शाला तत्पुरुष। नीलकंठ आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कहीं कहीं नीलकंठ, अगर देखिए हम कहते हैं कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, वो बहुव्रीहि समास होता है। कहीं इसको कर्मधारय में भी लिया जाता है जब ऐसे कहा जाता है कि नीला है जो कंठ। ठीक है, तो यहाँ पे श्वेत पत्र आपका जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। सब श्वेत है जो पत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। लास्ट क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। बहुत अच्छे से आप जानते हैं, बहुत मतलब इजी है ये। द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे आपका हो जाता है माता पिता, बीच में सामासिक चिन्ह लगा होता है, जैसे दिन रात हो गया, ये सब किसके हैं? आपके द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आपकी 4th क्लास है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए, तो आज हम लोग 20 की जगह 25 क्वेश्चन किए हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।